गुड मॉर्निंग क्रैकर्स। हमने जो है टॉपिक नया स्टार्ट किया था। वन शॉट रिवीजन के लेक्चर आप लेते रहना ताकि वो रिकैप होता रहे। ठीक है, तो अभी हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था। कौन सा था? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर स्टार्ट किया था। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी से जो हम वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट कौन से ऑर्गन से निकालते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर हमने कल स्टार्ट किया था लेक्चर। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 2 होगा, जिसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे और थोड़े से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रिलीज किया जाता है या फिर एक्सक्रीट किया जाता है। तो ये हम आज देखेंगे। तो अब तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है ना, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड और जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब घूम फिर के हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही होती हैं। फिर इसके दो पार्ट बताए थे। क्या बताया था? एक तो एनाबॉलिक एनाबॉलिक और एक क्या था? कैटाबॉलिक। ठीक है, फिर मैंने इनके एग्जाम्पल्स भी कराए थे कि एनाबॉलिक कौन सी होती है। एनाबॉलिक रिएक्शंस वे होती हैं जिनके अंदर हमारे जो यूजफुल सब्सटेंसेस है ना, उनका क्रिएशन होता है। यानी कि यूजफुल सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं। और यूजफुल सब्सटेंस हमारे लिए कौन से हैं? अब ह्यूमन है, ह्यूमन के लिए यूजफुल सब्सटेंस कौन सा है? तुम खुद ही देखो, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। तो जो भी रिएक्शंस इनका क्रिएशन करती है ना, वो सारी होगी एनाबॉलिक। और जो भी इनका यूज करेगी किसका? एंजाइम्स का, हॉर्मोन्स का, और उनको यूज करके किसी तीसरी चीज का ब्रेक डाउन करेगी, ब्रेक डाउन। तो वो कौन सी होगी? हमारी कैटाबॉलिक। ठीक है, अब मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कौन सी है? कैटाबॉलिक। और वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर यूज होता है। क्या यूज होता है इसके अंदर? जो हमारी फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है ना। प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाता है। और खाने का मतलब क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज ही तो है मेन सोर्स ऑफ फूड। तो जो ग्लूकोज बनता है, किससे बनता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन से बनता है। तो ये हमारी क्या होगी? एनाबॉलिक होनी चाहिए इसके हिसाब से, है ना। तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। जरा हड़बड़ी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, पर ध्यान देना, फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है जो कि यूजफुल प्रोडक्ट है। फिर वो ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी यूज करती है। ठीक है, तो वो क्या होगी फिर? कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब ये कैसे है? क्योंकि इसके अंदर है ना, ग्लूकोज जो प्लांट्स ने बनाया था ना, वो यूज हो रहा है। तो रेस्पिरेशन क्या होती है? हमारी एनर्जी, एनर्जी प्लस में ऑक्सीजन। इससे हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लस में H2O, प्लस में हमें एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, एटीपी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो रेस्पिरेशन है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन कैसी हुई? क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज यूज हो रहा है और ग्लूकोज फॉर्मेशन कहाँ हुई थी? एनाबॉलिक रिएक्शंस में। ठीक है, तो एनाबॉलिक रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो कैटाबॉलिक के अंदर यूज होते हैं और वे यूज होते हैं ब्रेक डाउन में। जैसे ग्लूकोज को ब्रेक करके इन्होंने एनर्जी बनाया। ठीक है, और ये बाई प्रोडक्ट निकल गया। तो बेसिकली हमने ये सब सिस्टम कल देख लिया था। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं एक आधा एग्जांपल और दे दूंगा अगर आपकी डाउट हुई तो। ठीक है, वैसे तो यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए था, और वैसे आ भी गया होगा काफ़ी बच्चों को, फिर भी काफ़ी बार डाउट रह जाती है। तो डाउट मत रखना, पूछ लेना। ठीक है, अब हम हमारे मेन टॉपिक पे वापस चलते हैं। क्या था हमारा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब तुम देखो, तुमने सुबह खाना खाया। ठीक है, खाना खाया, दोपहर को भी खाया, रात को भी खाया, और पता नहीं फास्ट फूड भी खाया होगा या नहीं खाया होगा। तुमने कुछ भी खाया, वो खाने के बाद जितना भी कुछ उसके अंदर से तुम्हें मिलना था, कई बार तुम्हें कार्बोहाइड्रेट देती है कुछ चीज़ें, कई चीज़ें तुम्हें प्रोटीन देती हैं, कई चीज़ें तुम्हें फैट देती हैं, है ना। ऐसे हर प्रोडक्ट अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तुम्हें देता है। तो ये चीज़ें तो हो गई हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल इन द वे इनका डाइजेशन होके कार्बोहाइड्रेट हमें ग्लूकोज देगा, तो ग्लूकोज हमारे लिए यूज़फुल है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल है। पर जब भी हम इनका यूज़ करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमारा वेस्ट भी बनता है। तो वो वेस्ट जो है,
वो वेस्ट क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो टॉक्सिक का काम करता है। टॉक्सिक का काम करने का मतलब क्या है? हमारी बॉडी के लिए वो पॉइजनस हो जाएगा अगर हमने उनको रिलीज नहीं किया तो। ठीक है, तो इस वजह से ये जो वेस्ट एक्सक्रीट करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से तुम देखते हो सुबह पहले उठते ही गर्म पानी पीने के लिए बोलते हैं, है ना? तुमने काफी बार सुना होगा कि भाई सुबह सुबह उठो, हल्का फुल्का गुनगुना पानी पियो और फ्रेश होके आओ। क्यों? क्योंकि गुनगुना पानी पीने से फ्रेश होने में इजीनेस रहता है। कैसे रहता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तुम अभी इसी पर ध्यान दो कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट कब निकलेगा? जब हमारे पास प्रॉपर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसका काम प्रॉपरली करेगा उसी को बोलेंगे कि भाई इस बंदे का या बंदी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मेटाबॉलिज्म गुड है। मेटाबॉलिज्म गुड कब होगा? जब प्रॉपर डाइजेशन होगी, प्रॉपर एक्सक्रीशन होगी, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता रहेगा, प्रॉपर हार्ट बीट चलती रहेंगी, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता रहेगा। तो ये सब चीज़ें अगर प्रॉपरली काम करती रहेंगी ना, तो उसी को बोलेंगे कि उस इंसान का मेटाबॉलिज्म अच्छा है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखो, तुमने देखा होगा, जैसे तुम खुद को ही देख लो, काफ़ी बच्चे ओवरवेट है। अब ओवरवेट है और वो बोलते हैं कि भाई हम तो पानी पीते हैं, बस पानी पिए ना, वो उससे भी हमें फैट मिल जाता है, उससे भी हमारी चर्बी चढ़ जाती है, उसी से हम मोटे हो जाते हैं। हम ऐसा तो कुछ खाते भी नहीं है ना। काफ़ी बार तो तुमने देखा होगा कि काफ़ी बार तो उन्होंने फास्ट फूड भी छोड़ा हुआ होगा, फास्ट फूड, स्पाइसी फूड ये भी छोड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद भी ओवरवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब परफेक्शन के क्लोज ही है उनका मेटाबॉलिज्म, जो उनके पानी या लिक्विड चीज़ को भी अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है और वो पूरी बॉडी में उनको दिख रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कुछ बच्चे तुमने ऐसे भी देखे होंगे जो तुमसे भी 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा खाना खाते होंगे, परंतु फिर भी वे काफ़ी थिन है, पतले हैं। वे क्यों हैं? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। वे खाते सब कुछ हैं, पर मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर काम न करने की वजह से या तो उनके इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट से जो भी हमें मिलता है ना, जैसे फैटी एसिड, एमिनो एसिड और ग्लूकोज, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। इस वजह से वे क्या रह जाते हैं? पतले रह जाते हैं। ठीक है, अब ओवर तो नहीं हो रहा ना, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया अभी, बस इतना ही बताया कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी है, इतना ही बताया। अब ये ओवर नहीं होना चाहिए। अगर ये भी कुछ बच्चों को ओवर लग रहा होगा, अगर ये भी ओवर लग रहा है ना भाई, तो देखो तुम अपना बेस बनाओ। ठीक है, थोड़ी सिटिंग बढ़ाओ अपनी, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। अगर यहीं से ओवर लगने लग गया तो मैं जो आगे करवाऊंगा वो तो फिर ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान दो, फोकस रखो अपने एक जगह पे। और जब भी ध्यान बटे ना, खुद को मन मन में बोला करो फोकस। एक बार बोल के देखो। ठीक है, क्या बोल के देखो? जैसे मान लो तुम पढ़ रहे हो, एकदम से ध्यान भटक गया तुम्हारा। ठीक है, तो तुरंत बोलो फोकस। फोकस करने से क्या है? अटेंशन जाएगी तुम्हारी नर्व्स की, तुम्हारे ब्रेन की अटेंशन जाएगी कि तुम जिस काम को कर रहे थे उसके अंदर अटेंशन जाएगी। फिर वो दोबारा फोकस डिसिप्लिन में आएगा। एक बार करके देखना, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैंने ये काफ़ी बार ट्राई किया है और मैं रिकमेंड भी करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तुम्हें भी करना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो, तुमने कुछ भी खाया, हमारा वेस्ट निकलेगा। अब वो वेस्ट या तो क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा, या क्या होगा? इनऑर्गेनिक। ये दो टाइप के वेस्ट हमारी बॉडी रिलीज करती है। अब ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट से क्या मतलब है, वो हम अब डिलीट उसमें देखेंगे डिटेल में। ठीक है, अब देखो, हमारी बॉडी को प्रोटीन की काफ़ी नीड होती है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। प्रोटीन की क्यों होती है? क्योंकि देखा जाए तो हमारे सेल से लेकर के ऑर्गन, टिश्यूज वगैरह, मस्कुलर सिस्टम वगैरह, हर चीज़ को प्रोटीन की नीड होती है। अब इतना प्रोटीन खाओगे तो ये डाइजेस्ट भी होना चाहिए। अब प्रोटीन एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। ठीक है, जब ये कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, तो फिर हमारी बॉडी अमीनो एसिड को यूज़ करती है। जब इसको यूज़ करती है ना हमारी बॉडी, तो वो टॉक्सिन्स बनाती है। उस टॉक्सिन्स को बोलते हैं अमोनिया गैस। एक काइंड ऑफ टॉक्सिन है ये, अमोनिया गैस। ये बनती है हमारी बॉडी में। तो ये क्या है हमारे लिए? वेस्ट। अब ये वेस्ट है तो इसको एक्सक्रीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, है ना? तो उनको एक्सक्रीट करेंगे। फिर देखो, ये जो यूज़ हुआ हुआ अमोनिया अमीनो एसिड है ना, वो हमारा अमोनिया गैस रिलीज करता है, जो कि हमारे लिए वेस्ट है, तो उसको हम करेंगे एक्सक्रीट। ठीक है, तो हमारा वेस्ट पहला कौन सा हो गया? अमोनिया गैस। ठीक है, अब देखा जाए ना तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ये। इन चीज़ों को बोलते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ये सब वेस्ट जो भी नाइट्रोजीनियस होते हैं ना, वे सब इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं।
अब इसी टॉपिक पे चलते हैं कि वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा बॉडी हमारी निकालती है, इनऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा हमारी बॉडी रिलीज करती है। ठीक है, तो हम बारी बारी देखेंगे। देखो, जो हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, क्या मतलब है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस से? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस से मतलब है ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी ने एक्सक्रीट करने के लिए अलग रख दिया, यानी कि उसको एक्सक्रीट करना है, शरीर से बाहर निकालना है, तो वो क्या होगा, हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो गया। अब ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है ना, ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है। मतलब हम, एक तो हो गया ऑर्गेनिक वेस्ट, या फिर इसको कार्बनिक भी बोलते हैं, कार्बनिक वेस्ट। ठीक है, कार्बनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक जितना मटेरियल है ना, उसके अंदर कार्बन होता ही होता है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर कार्बनिक वेस्ट, ये दोनों नाम है। ठीक है, दूसरा क्या होगा फिर, इन्हीं का उल्टा, इनऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक या फिर नॉन कार्बनिक, नॉन कार्बनिक वेस्ट। तो हमारी बॉडी ये दो टाइप के वेस्ट रिलीज करती है, बॉडी से बाहर फेंकती है। कौन सा फेंकती है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक से तो तुम्हें खुद ही लग रहा होगा, एक आधा एग्जांपल तो आ भी गया होगा, जैसे हमारा सॉलिड वेस्ट, 2 नंबर बोलते हो ना, 2 नंबर, 1 नंबर तो हमारी यूरिन होगी, 2 नंबर बोलते हैं ना सॉलिड वेस्ट निकालते हैं, जिसको टट्टी करके आते हैं, बोलते हैं ना मम्मी पोटी कर ली, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं। तो वो क्या होगा, हमारा सॉलिड वेस्ट। अब वो बायोडिग्रेडेबल है, तो वो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिक हो गया। खाद भी बना सकते हैं उसकी, जैसे गाय का गोबर है, सॉलिड वेस्ट है गाय का गोबर, है ना, तो वो क्या है, ऑर्गेनिक है। तो ये किस किस की कैटेगरी में आ गया, ये हमारा सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में क्या आ गया, हमारा ऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब और सॉलिड वेस्ट ऐसे नहीं आता एग्जाम में, कैसे आएगा? या तो ये देगा इसको फीसिस, या इसको नाम देगा ये स्टूल। ठीक है, इन दो के नाम से निकल के आता है ये। हमारा जो सॉलिड वेस्ट है ना, उसको हम या तो कहेंगे फीसिस या कहेंगे स्टूल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर ये कहाँ से एक्सक्रीट होता है, मतलब कौन सा ऑर्गन हमारा इसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है? तो कौन सा करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, यही तो है डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट वाला पार्ट। उसके बाद तो एनस ही आता है, यही तो वो सारे वेस्ट को कलेक्ट करता है, सॉलिड वेस्ट को, यहीं से तो बाहर निकलता है बाद में फिर एनस के थ्रू। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो तुरंत रोक देना मुझे। अगर हाँ, वो तो कैसे करोगे, तुरंत कमेंट कर देना, कुछ भी डाउट हो मैं रिप्लाई करूँगा आपका। ठीक है, फिर ये तो हो गया हमारा पहला ऑर्गेनिक वेस्ट। दूसरा ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया हमारा स्वेट, स्वेट्स, पसीना। पसीना हमारे लिए वेस्ट है। कैसे वेस्ट है? यूजफुल भी है पर वो वेस्ट भी है। यूजफुल कैसे है? वो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है। और वो वेस्ट कैसे है? वेस्ट ऐसे है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, यूरिया प्लस में एक्सेस साल्ट होता है, एक्सेस साल्ट और वाटर, ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और ये हमारे लिए क्या है, वेस्ट है। इसलिए जो स्वेट्स हैं वे हमारे लिए ऑर्गेनिक वेस्ट का काम करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, एक तो हो गया हमारा सॉलिड वेस्ट, दूसरा हो गया हमारा स्वेट। और स्वेट को कौन रिलीज करता है? स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। तो एग्जाम में ऐसे आता है कि जो सॉलिड वेस्ट है हमारा, फीसिस है और जो स्टूल है, उनको कौन सा ऑर्गन एक्सक्रीट करता है, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? तो इन चीजों का एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ जाए कि जो स्वेट है, स्वेट एक्सक्रीट कैसे होते हैं? तो स्वेट एक्सक्रीट होते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड से। फिर क्वेश्चन आ जाए कि मान लो कौन से ऑर्गन में हमारे, या कौन से एरिया में हमारे स्वेट ग्लैंड नहीं मिलते। तो कौन से ऑर्गन्स में नहीं मिलते? एक तो हमारा पाम हो गया, पाम ये वाला एरिया। ठीक है, और दूसरा हमारा जो लोअर लेग है ना, जो पाम के जैसा होता है, बिल्कुल नीचे ऐसे रखा जाता है पाँव, एक वो वाला एरिया। इन दोनों में स्वेट ग्लैंड्स मिलते ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट करके देख लो स्वेट से। तो ये कौन सा था हमारा? स्वेट। क्या था हमारा? ऑर्गेनिक वेस्ट। फिर तीसरा पार्ट क्या था हमारा? सीबम। सीबम ग्लैंड है ना, ये भी एक वेस्ट रिलीज करता है। क्या? ऑयल या वैक्स। ऑयल और वैक्स भी हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। कौन रिलीज करता है? सीबम ग्लैंड। कहाँ मिलता है? नियर नोज। कहाँ पर? फेस में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं किसमें? ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर। हमारी बॉडी में ये बेसिकली 3 ही ऑर्गेनिक वेस्ट हैं। कौन से? एक तो सॉलिड वेस्ट जो हमारा स्टूल हो गया, दूसरा हमारा स्वेट, तीसरा हो गया हमारा सीबम ग्लैंड। ठीक है, फिर आते हैं इनऑर्गेनिक वेस्ट। ये भी निकालने जरूरी है
और ये निकालने तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, ये तो इनका तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो हैं ही काफ़ी खतरनाक। अगर ये बॉडी में रह जाए ना तो इंसान बचेगा भी नहीं। इनको तो फिर भी 4-5 दिन तक हम कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे कब्ज़ हो जाती है लोगों के, तो वो 4-5 दिन तक तो फ्रेश ही होके नहीं आते। दिक्कत होती है उनको उन दिनों भी, पर इतनी दिक्कत नहीं होती कि वे मर ही जाएँ। इतनी दिक्कत उनके तब होगी जब ये इनऑर्गेनिक वेस्ट उनकी बॉडी के से बाहर ना निकल पाए, ठीक है? तब क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इनऑर्गेनिक वेस्ट कौन-सा हो गया? इसको बोलते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये वेस्ट होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक वेस्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है? तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट से क्या मतलब है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट से, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो भी है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलीज करते ही करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब के सब मेजोरिटी नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिलीज करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिलीज करते हैं। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट, एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए था कि सर अगर ये इतने हानिकारक हैं, ये हमारे शरीर में बनते हैं, तो ये बनते कैसे हैं? क्यों बनते हैं? ऐसा क्या यूज़ करते हैं हम जो हमारे ये इतने खतरनाक वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं? तो उनका रीज़न है प्रोटीन। हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है ना? अब प्रोटीन को डायरेक्ट तो यूज़ कर नहीं सकता, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड हमारी बॉडी के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, इंपॉर्टेंट है। फिर अमीनो एसिड जो बना है ना, वो ब्लड के थ्रू सेल्स तक जाता है। अब सेल्स उसको यूज़ करती हैं, सेल्स उसको यूज़ करेंगी। अब सेल्स उनको यूज़ करेंगी, यूज़ करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब देखो कितना, कैसे बना, ये कैसे बना? अमीनो एसिड की मदद से बना। अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सेल्स ने इस अमीनो एसिड का यूज़ किया, तब एक वेस्ट रिलीज हुआ जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट से क्या मतलब है हमारा? ये काइंड ऑफ 3 टाइप के होते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट, और ये हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग बीइंग इनको रिलीज करता है। कोई इनको अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करता है, कोई इनको अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, कोई इनको चेंज करता है यूरिया में और फिर यूरिया को एक्सक्रीट करता है, कोई नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ना, इसी को कन्वर्ट करेगा यूरिक एसिड में और फिर यूरिक एसिड को रिलीज करेगा, अपनी बॉडी से बाहर फेंकेगा, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म के अंदर से ये वेस्ट रिलीज हो रहा है। कुछ ऑर्गेनिजम्स इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अमोनिया के रूप में बाहर एक्सक्रीट करता है, कोई इसको यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करता है और कोई इसी वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में सिक्रीट करता है, ठीक है? तो मतलब ये किस पे डिपेंड हो गया? ऑर्गेनिजम्स पे। जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमन के अंदर किडनी है, किडनी किडनी इस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को यूरिया के रूप में बाहर फेंक देती है। यूरिन होती है ना, यूरिया के फॉर्म में बाहर फेंक देती है। इसका मतलब ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कौन सा हो गया जो कि इनऑर्गेनिक है? वो हो गया यूरिया। फिर अगर क्वेश्चन पेपर में पूछे कि यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है या इनऑर्गेनिक वेस्ट है, तो आंसर क्या आएगा? इनऑर्गेनिक वेस्ट है। कार्बनिक है या नॉन कार्बनिक है, तो क्या आएगा? यूरिया हमारा नॉन कार्बनिक वेस्ट है। नॉन कार्बनिक कैसे है और कार्बनिक कैसे है वो हमने देख लिया, ठीक है? अब कार्बनिक जो है वो है हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट भी। ऑर्गेनिक वेस्ट कौन से थे? सॉलिड वेस्ट, स्वेट्स और हमारा सीबम ग्लैंड से जो रिलीज होता है हमारा ऑयल या फिर हमारा वैक्स, ठीक है? अब एक और था, देखो याद करो, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये भी तो है, और इसको कौन रिलीज करता है? लंग्स। लंग्स का क्या काम है? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करता है, प्लस में वाटर वेपर को भी एक्सक्रीट करता है। जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स है ना हमारे लंग्स के अंदर, जो रेस्पिरेट करते टाइम कुछ वाटर वेपर्स हमारे शरीर में चले जाएं, यूजफुल ना हो, उनको भी एक्सक्रीट करता है। एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर है वो भी हमारे लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो है तो ईजी जी, तुम्हें काफ़ी इनमें से पता भी होगा, पर फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चलोगे ना तो इजीली याद रहेगा तुम्हें कि कौन सा क्या है, ठीक है? तो अभी मैंने क्या बताया, जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है ना, वे हमारे होते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो उन नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कुछ ऑर्गेनिजम्स तो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। अब मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट करने का मतलब क्या है? हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, हमारी बॉडी से बाहर फेंकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कोई लड़का 25-26 साल का हो गया, ठीक है, और वो घर पे बैठ के बस खाना पीना कर रहा है, सो रहा है और मजे ले रहा है, एनीमे देख रहा है, बीटीएस का फैन है या ऐसे कुछ भी काम कर रहा हो, पर वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कुछ नहीं है।
तो क्या कहेंगे, उसके पेरेंट्स को धक्का मार के निकालेंगे बाहर कि भाई काम धंधा कर, ऐसे घर नहीं चलेगा। तो मतलब हम उनको बाहर निकाला, यानी उनको एक्सक्रीट कर दिया घर से, पर उनको परमानेंट नहीं किया। वो तो काम करेगा और आ जाएगा, पर ये सब्सटेंस हमारे परमानेंट एक्सक्रीट होते हैं, परमानेंट ही बाहर फेंक के जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या यूज करता है, किस फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालता है। तो आई गेस इतने में कोई डाउट आपको नहीं होगा। अभी 2-3 पॉइंट और बताएंगे, फिर बाकी जो है इंपॉर्टेंट वाला वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट था, पर आगे वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आगे एक्स्ट्रा पार्ट है वही। ठीक है, फिर देखो मैंने तुम्हें बताया था मेटाबॉलिक रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो एनाबॉलिक रिएक्शन, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। फिर एक क्वेश्चन है, डाइजेशन जो है वो क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन है या कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, तुम वीडियो पॉज करो और कमेंट करो, पता चले कि भाई कौन कितने पानी में है, कौन पढ़ रहा है या कौन वीडियो लेक्चर ऐसे ही देख रहा है, निकाल रहा है। बिल्कुल छाट छाट के करवाया जा रहा है ये तुम लोगों को। ठीक है, मेहनत लगी है इसमें, पहले मैंने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, किसी टीचर से पढ़ा है। ठीक है, फिर उन्होंने भी तो मेहनत करके मटेरियल क्रिएट करा हुआ है ना। अब मटेरियल तो मिल रहा है, अब तुम करने वाले तुम बनो, करवाने वाले तो अभी भी बहुत है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, ये हमारा कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स यूज हो रहे हैं। किस में यूज हो रहे हैं? ब्रेक डाउन में यूज हो रहे हैं। ब्रेक डाउन में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, जिसमें देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रेक होते हैं किसमें? ग्लूकोज में। कौन ब्रेक करता है उनको? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? अमाइलेज। अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में, और इसी को तो डाइजेशन बोलते हैं। तो क्या होगा ये हमारा? कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, और अगर रह जाती है फिर भी डाउट, देखो 100% डाउट तो सब किसी के क्लियर हो ही नहीं सकती, साइंस है ही ऐसा, कुछ ना कुछ डाउट तो रहेगी। ठीक है, अगर 100% ही डाउट क्लियर हो जाए तो फिर तो बंदा साइंटिस्ट ही बन गया। साइंटिस्ट को भी इतना दिमाग नहीं होता उसमें भी कि पूरी साइंस को समझ जाए। साइंस है ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग है पर कॉम्प्लेक्स है, समझने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, पर कॉम्प्लेक्स है। और वो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है साइंस का वो एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में वो आता है जो हम अब तक कर चुके, जो अब तक जिस चीज को प्रूव कर किया जा चुका है ना, सिर्फ वही आते हैं, नई चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, हमारा डाइजेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। फिर देखो तुमने कभी ओनियन खाई हो, गार्लिक खाई हो, और ओनियन, गार्लिक, प्याज, लहसुन, ये चीज़ें खाते हैं तो हमारे जो स्मेल, पंजेंट स्मेल सी आती है ना। एक बार ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था कि इनसे पंजेंट स्मेल क्यों आती है, क्यों आती है इनसे पंजेंट स्मेल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्यों आती है? क्योंकि इनके अंदर है ना दो चीज़ें मिलती हैं। कौन सी मिलती हैं? एक तो सल्फर और एक पोटेशियम। क्या है? सल्फर और पोटेशियम। प्याज और लहसुन के अंदर से सल्फर और पोटेशियम रिलीज होता है, जिनकी वजह से जब ये उसमें मिलते हैं ना पानी में, तब ये स्मेल रिलीज करते हैं। पानी का मतलब है वाटर वेपर्स। अब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तो वाटर वेपर्स हैं ही, तो जब भी हम इनको काटते हैं ना खुले में, तो वो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके स्मेल रिलीज करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर सल्फर और पोटेशियम है। ठीक है, तो इसलिए है वे। और जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वेस्ट मैंने बताया था ना, ऑर्गेनिक वेस्ट वो ओनली लिविंग बींग्स के द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं। लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग कभी भी ऑर्गेनिक वेस्ट रिलीज नहीं करती। ठीक है, तो ये तुम बेसिक से चीज़ें थी, ये तुमने अभी इतना देख लिया तो अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है ना वो वही करेंगे कि कौन सा एनिमल अमोनिया को रिलीज करता है, कौन सा यूरिक एसिड को रिलीज करता है, कौन सा यूरिया को रिलीज करता है। ठीक है, अब हम वही देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैंने तुमको किडनी भी पढ़ाई हुई है। क्या पढ़ाई हुई है? किडनी पढ़ाई है ना, किडनी कैसे काम करती है, या नहीं पढ़ाई है? शायद पुराने बच्चों को पढ़ाई थी, तुम्हारे तो ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगी। तो पहले ये देखो, क्या देखो, जैसे मैंने कहा था कि जो ह्यूमंस है वो यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एक्सक्रीट करता है ना। अब पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए था कि सर यूरिया की फॉर्म में क्यों करता है, एमोनिया की फॉर्म में क्यों नहीं करता, यूरिक एसिड की फॉर्म में क्यों नहीं करता। उसका आंसर हमारी किडनी देती है। देखो अमोनिया जो है ना वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, इसको अगर वाटर के अंदर घोलना है ना तो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिएगा।
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। कब रिक्वायरमेंट होगी? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अमोनिया एक्सक्रीट हो रहा है ना वेस्ट प्रोडक्ट में, तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होगी। इतना पानी तो कोई पी ही नहीं सकता। 60-70 लीटर पानी पियोगे ना तब जाके इतना अमोनिया डायरेक्ट एक्सक्रीट हो पाएगा। पर हमारी बॉडी तो इतना पीती नहीं है, दिन में बंदे पीते नहीं है 2-3 ग्लास भी, पर फिर भी वेस्ट तो बाहर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? उसके अंदर रोल है हमारा किडनी का, हमारी लीवर का। ठीक है, अब किडनी और लीवर का रोल कैसे है? देखो, जो हमारी किडनी है ना, हमारा लीवर, लीवर लीवर जो है, लीवर के पास अमोनिया को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अमोनिया को लीवर के पास ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू ब्लड, यानी ब्लड के थ्रू अमोनिया लीवर के अंदर चला गया। अब वो लीवर इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा यूरिया में। ठीक है, फिर वो यूरिया दोबारा ब्लड में जाएगा और ब्लड ब्लड के थ्रू वो किडनी में जाएगा। अब किडनी इस यूरिया को कन्वर्ट कर देगी यूरिन में। समझ गए कैसे अमोनिया रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी के थ्रू, यूरिन के थ्रू? ठीक है, क्या बोला मैं कि हमारी हमारी जो बॉडी है ना, वो अमोनिया को डायरेक्ट नहीं एक्सक्रीट कर सकती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है। और अगर हमने फिर भी मान लो किसी इंसान ने अमोनिया को रिलीज कर दिया ना, तो वो उसकी बॉडी का सारा पानी खींच के फिर रिलीज होगी, वरना रिलीज नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भगवान ने हमारे बॉडी में सिस्टम फिट किए हुए हैं। क्या फिट किए हुए हैं? कि जो लीवर है ना, लीवर के पास अमोनिया आएगा ब्लड के थ्रू। ठीक है, वो लीवर उसको कन्वर्ट कर देगा यूरिया में, फिर यूरिया ब्लड में मिक्स हो जाएगा, फिर वो इम्प्योर ब्लड जाएगा किडनी में, फिर किडनी उससे यूरिन बना देगी और ब्लड प्योरीफाई करके आगे भेज देगी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट काम किया। तो ह्यूमंस के अंदर क्या है? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यूरिन। और ये क्या है यूरिन? ये है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। देखा जाए ना तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही फेंक रहे हैं हम सारे। डॉग हो, कैट हो, फिश हो, अर्थवॉर्म हो, कीड़े मकोड़े हो, ह्यूमंस हो, हाथी हो, जिराफ हो, मैमल्स हो, रेप्टाइल्स हो, ये सारे के सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही रिलीज करते हैं। अमोनिया को ही रिलीज करते हैं, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके रिलीज करते हैं। कुछ उसको यूरिन की फॉर्म में फेंक देंगे, कुछ उसको डायरेक्ट अमोनिया की फॉर्म में फेंक देंगे, और कुछ उसको यूरिक एसिड की फॉर्म में फेंक देंगे, यूरिक एसिड। ठीक है, तो जो अमोनिया को डायरेक्ट फेंक देना, अमोनिया को जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट एक्सक्रीट कर सके, उसको बोलते हैं हम एमोनोटेलिक। ठीक है, एमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। क्या है? पहला, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को डायरेक्ट एक्सक्रीट कर सके, डायरेक्ट एक्सक्रीट करने में कैपेबल हो, वो क्या होगा? एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या होगा? एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एमिनोटेलिज्म। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म इतने सारे पानी को हैंडल कर सकता है? एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक एनिमल। अब तुम देखो, समुद्र है, ओशन है, सी है, महासागर है, रिवर है, लेक्स वगैरह हैं, इनके अंदर एक्वाटिक एनिमल हैं, और इनके अंदर तो पानी भी काफ़ी सारा है ना? तो वो डायरेक्ट अमोनिया को एक्सक्रीट करने में कैपेबल हैं। तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए? एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म हो गए। फिर क्वेश्चन आता है कि यूरिया को कौन से ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं? तो उसका आंसर क्या आएगा? ह्यूमंस। क्योंकि यूरिया को लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हम इसको नॉर्मल पानी से भी एक्सक्रीट कर सकते हैं। इसलिए क्या हो गया? ह्यूमंस हो गया। और क्या हो गए? मैमल्स हो गए, मैमल्स हो गए। और क्या हो गए? कुछ जैसे फ्रॉग्स हो गए, टोड वगैरह, कुछ अर्थवॉर्म्स भी होते हैं। ठीक है, अब कुछ फिशेस भी होते हैं जैसे शार्क। ये ध्यान देना, ये एक्वाटिक है पर फिर भी यूरिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं। कौन है? शार्क हो गया, स्टारफिश होगी, रे होगी, स्टारफिश नहीं आएगी, रे आएगी। रे होती है ना, स्टिंग रे वगैरह फिशेस के नाम है। तो वे जो हैं यूरिया को ही एक्सक्रीट करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करें,
उनको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या फिर इस प्रोसेस को क्या कह देंगे, यूरिकोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, क्या कह देंगे, यूरियोटेलिज्म। फिर तीसरा क्या होगा, जो यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज करें, यूरिक एसिड की फॉर्म में, यानी कि बिल्कुल भी डायरेक्ट ही फेंक दिया पानी के अंदर, इनसोल्यूबल है, बिल्कुल इनसोल्यूबल है, कितना ही पानी यूज कर लो ये घुलेगा ही नहीं पानी के अंदर, यानी कि कंप्लीटली इनसोल्यूबल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट यूरिक एसिड को फेंक दे उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, और प्रोसेस को कह देंगे यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए बर्ड्स, अब देखो तुमने देखा होगा बर्ड्स जो है वो बीट कर देती हैं, है ना, तो उसके अंदर कुछ व्हाइट पार्ट होता है और कुछ अलग अलग कलर का पार्ट होता है, थोड़ा डार्क पार्ट, है ना, तो जो व्हाइट पार्ट होता है ना वो यूरिन के बराबर होता है, यानी कि बर्ड्स का यूरिन ही होता है वो व्हाइट कलर का जो प्रोडक्ट बाहर नीचे गिरता है ना बीट के थ्रू, वो उनका यूरिन होता है। देखो कितना सा यूरिन आया, क्यों, क्योंकि वो वाटर इनसोल्यूबल है उनका वेस्ट, इसलिए वो इतने से ही डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल हो गया, बर्ड्स हो गया, कुछ रेप्टाइल्स, कुछ इंसेक्ट्स भी हैं, ये सब जो है डायरेक्ट यूरिक एसिड को ही फेंक देते हैं जो कि वाटर में इंसोल्यूबल है। अब इससे 4-5 क्वेश्चन बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को डायरेक्ट बाहर फेंकते हैं, कौन से फेंकते हैं, एमिनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्वाटिक एनिमल, क्यों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया को बाहर फेंकने के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि यूरिया को कौन बाहर फेंकता है, वो यूरिया को बाहर फेंकते हैं ह्यूमंस, मैमल्स, फ्रॉग्स वगैरह, अर्थवॉर्म वगैरह। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बोलते क्या है, यूरियोटेलिक। और फिर तीसरा जो कंप्लीटली इनसोल्यूबल है वाटर में, ठीक है, उनको बोलेंगे यूरिक एसिड, जो बर्ड्स वगैरह रिलीज करती हैं, और क्या हो गया उनका, यूरिकोटेलिक। दो नाम बताए मैंने, एक तो यूरियोटेलिक और एक यूरिकोटेलिक, बस एक बीच में एक ही लेटर अलग अलग है इसमें, देखो, एक तो यूरियोटेलिक, एक यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक तो वो है जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करती है, यूरियोटेलिक वो है जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे आया हुआ था एक बार क्वेश्चन की, यूरिकोटेलिक जो है ना, यूरिकोटेलिक उस, और वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूरिकोटेलिक है, 4 ऑप्शन दे दिए, फिश दे दिया, मैमल्स दे दिए, रेप्टाइल्स दे दिए और बर्ड्स दे दिए। अब क्या आंसर आएगा इसका, यूरिकोटेलिक है तो क्या आएगा आंसर, ब्लड, ये बर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, या ऐसे दे देगा कि जो ह्यूमन है, या फिर जो डॉग है, डॉग, या फिर दे देगा कैट है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऑप्शन में दे एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक या फिर यूरिकोटेलिक। तो जो डॉग है, कैट है, ह्यूमन है, मैमल्स के अंदर है, मैमल्स जो है वो सारे यूरिया को बाहर फेंकते हैं, यानी यूरिया को फेंकेंगे, और यूरिया को फेंकने वाले क्या कहेंगे, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जितना करा है मैंने इस शीट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा करा दिया, इसके ऊपर 5 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये रिवाइज करोगे तो आ जाएगा आपको, नहीं करोगे तो वैसे ही है जैसे बैठे हो, फिर भी वैसे ही बैठे रहोगे। तो तुम्हारे ऊपर ही है, तुम कितना करना चाहो उतना कर लोगे। ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन, ये एक टाइप से इनफाइनाइट स्टोरेज का काम करती है, कुछ भी स्टोर करवा सकते हो आप, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी स्टोर की जा सकती है। इनफाइनाइट का मतलब ये है जो काउंट ही ना हो सके, इतनी ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है ब्रेन में। डिपेंड करता है कौन उसको यूज़ कर रहा है, कितना यूज़ कर रहा है। तुम ज़्यादा अच्छे से यूज़ करोगे तो ज़्यादा स्टोरेज हो पाएगी, अगर तुम याद ही नहीं करोगे कुछ समझ के या पढ़ोगे ही नहीं तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं होगा, 10 से 5 चीज़ें भी नहीं याद रहेंगी, है ना। तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे पढ़ रहे हो, मेरा काम तो मैं करवा रहा हूँ, तुम्हारा काम तुम करो, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो समाज के साथ रहना है तो समाज के साथ बदलना चाहिए, समाज के साथ चलना है तो समाज का साथ देना चाहिए। अब समाज का साथ तब दोगे जब तुम्हारे पास मन नहीं होगा, पैसा होगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी होगी, तुम्हारे खुद खुद के पॉइंट ऑफ व्यू होंगे ना, जब खुद के पॉइंट ऑफ व्यू तुम किसी को बोलने के समझाने के योग्य हो जाओगे, तब कह सकते हैं कि तुम सोसाइटी में कुछ हेल्प कर रहे हो, वरना तुम तब तक यूजलेस हो। ठीक है, तो ये इतना सब पढ़ के आना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक बार रिकैप करेंगे, 2 ही मिनट लगती है रिकैप करने में, तो समझाने में ही टाइम लगता है। फिर हम आगे चलेंगे, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो किडनी पे ही होगा। ठीक है, तो इतना पढ़ के आना। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो यार, तुम मुझे मोटिवेट करोगे, मुझे मोटिवेशन मिलती है, उस सब्सक्राइब करता है कोई, लाइक करता है कोई, व्यू बढ़ाता है, तो उससे मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है तो मैं ज़्यादा अच्छे से करा पाता हूँ।
ठीक है, अगर मैं ज़्यादा अच्छे से करा पाऊंगा तो तुम्हें भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो मतलब ऑल राउंडिंग दोनों का फ़ायदा है, तुम्हारा भी है मेरा तो। चलो ऐसे नहीं तो वैसे सही, मैं तो वैसे भी फ्री करवा रहा हूँ, ये ऑफलाइन क्लासेस से ही कुछ रुपए बनते हैं, उनसे चल जाता है हमारा तो काम। ठीक है, तो जाओ पढ़ो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।